नमस्कार, इतिहास पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, इतिहास कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। इसमें भक्ति भाव नहीं चलता है, इसमें तथ्य होते हैं, जानकारियां होती हैं और उनके आधार पर तर्कों के साथ उस पर विचार करना पड़ता है और राय बनानी पड़ती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जब भी इतिहास को देखें, इतिहास के नायकों को देखें, ऐतिहासिक घटनाओं को देखें, तो अपना दिल दिमाग खुला रखें और अंधभक्ति से इतिहास को न देखें, क्योंकि फिर अगर उस तरह से देखेंगे तो आपको सच्चाई दिखेगी नहीं और आपका इस्तेमाल कोई भी राजनीतिक विचारधारा कर सकती है। इस छोटी सी टिप्पणी के बाद अब मैं आता हूं आज के विषय पर। विषय आज का है कि क्या शिवाजी का राज, छत्रपति शिवाजी महाराज का राज जो था वो जन कल्याण पर आधारित था? क्या उनकी जो नीतियां थी और उनके जो कार्यक्रम थे वो लोक कल्याणकारी थे? और फिर ये भी सवाल उठता है कि कई किताबों में कई जगह ऐसी चर्चा आती है जिसमें उन पर ये आरोप भी है कि वो लूटमार करते थे और उसकी वजह से आसपास पड़ोसी इलाकों से वो धन लूट कर आते थे, तो उसे किस रूप में देखा जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि महिलाओं के मामले में शिवाजी का रवैया क्या था, कैसा था। तो जी। अब बातचीत शुरू करेंगे। हमारे साथ जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर पुनियानी। धन्यवाद। जी। तो मेरा पहला सवाल तो यही है कि शिवाजी के बारे में ये कहा जाता है कि उनका राज्य जन कल्याणकारी था, उनकी नीतियां इस तरह की थी जिससे लोगों की भलाई हो। तो ये इसमें कितनी सच्चाई है, और सच्चाई है तो किन वजहों से, क्या कुछ उन्होंने किया जिसकी वजह से ये धारणा बनी? देखिए, ये मुख्य रूप से इसके बारे में थोड़ा गहराई से अगर हम सोचें, तो शिवाजी महाराज ने अपने राज्य के अंदर किसानों पर जो लगान का बोझ था, उसको एक सिस्टमैटिक पैटर्न दिया, एक तरीका दिया, सिलसिला दिया और कम भी किया। और इस क्षेत्र में जो जिनको पहले वतनदार कहा जाता था, बड़े जमींदार और दूसरे, उनसे उनका संघर्ष हुआ इसी बात पर कि वो किसानों का, रैयत यानी जो मेहनत कश किसान है, उनका बहुत शोषण करते थे हर एक तरीके से, लगान के अलावा दूसरा भी उनसे बेगार लेना और दूसरी चीजों पर। तो उस पे शिवाजी महाराज ने पूरी तौर से रोक लगा के, और जहां तक लगान का सवाल है, ये वतनदार और देशमुख यहाँ जो थे, वो अपनी मर्जी से लगान को बढ़ाते कम करते रहते थे, ज्यादातर बढ़ाते ही थे। तो शिवाजी महाराज ने उसका एक पैटर्न सेट कर दिया कि ये चौथ के रूप में होगा, 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर, यानी किसानों की जो उपज का 1/4 ये लिया जाएगा। ये एक बात है। दूसरा, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि जब राजाओं की सेना किसी क्षेत्र से जाती थी, तो उस क्षेत्र पर वो अपना आधिपत्य समझ कर ही जाती थी। किसानों की खड़ी फसल को लूट लेते थे, लोगों से सामान लेते थे, उनका पैसा नहीं देते थे। तो यहाँ महाराज ने जो बात की, महाराज ने ये बात की कि भाई, आप किसी से भी अगर कुछ चीज लेते हैं तो उसको उचित दाम पे दीजिए, जो उसका बाजार का दाम है उससे कम आपने उसको नहीं देना चाहिए। ये इन दो, और तीसरे, उन्होंने उनके जो भी वफादार सैनिक थे उनको बराबरी से उनको आदर के साथ रखा। और ये भी बात एक चौथी, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से मुझे नहीं मालूम, पर ज्यादातर उन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों को भी ठीक से रखने के लिए उनको नगदी नगदी यानी कैश में उन्होंने वेतन देने की परंपरा को जारी रखा। उसी हिसाब से भाई वो अपने सैनिक अपनी मर्जी से अपना घर चला सकें। और ये तीन चीजें हम मोटे तौर से कह सकते हैं। और चौथा, मैं इसमें ये जो अपनी, ये तो प्रजा के अंदर की बात है, प्रजा के अंदर की बात में इसलिए कई लोगों की उनके प्रति जो वफादारी थी, वो बहुत बहुत बड़ी वफादारी थी। लोग उन पर जान देने के लिए भी कुर्बान रहते थे। और उसका मुख्य कारण यही था कि वो देखते थे कि पूरे महाराष्ट्र में, या पूरा महाराष्ट्र तो इस समय नहीं था, इस प्रकार का नहीं था, जो उनका राज्य का क्षेत्र था, राज्य के क्षेत्र के अंदर वो अपनी प्रजा की हित संबंधों का बराबर ख्याल रखते थे, इसलिए उनके प्रति वफादारी भी बहुत थी। जी। क्या ऐसा भी कुछ देखने में आता है कि उन्होंने प्रजा पर अत्याचार ना हो, इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए हों, या उनकी भलाई के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए इस तरह की चेतना हालांकि उस समय बहुत कम थी,
लेकिन क्या जी, इस तरह भी सोचा कि कैसे पीड़ितों की मदद की जाए? इस तरह का भी कुछ था उनके यहाँ व्यवस्था? ये कहना तो मुश्किल है। देखिए, हम राजाशाही की बात कर रहे हैं, जहाँ राजाशाही में इस प्रकार की चीजें ज्यादातर नहीं थी। राजा तो अपने क्षेत्र में राज्य करता था, और शिक्षा का जो प्रचलन आज हम देख रहे हैं, वो उस समय नहीं था। शिक्षा का प्रचलन तो ज्यादा चालू हुआ उपनिवेशवाद के युग में। और पिछली बार जो आपने एक सवाल पूछा था कि छत्रपति शाहू महाराज के बारे में ब्राह्मणों का रवैया उल्टा क्यों हो गया, तो याद रखिए ये इसलिए हुआ कि छत्रपति शाहू जी महाराज ने ये शिक्षा के पैटर्न को गहरा किया, उसमें आरक्षण की नीतियां लाई। तो शिवाजी महाराज के समय इस प्रकार की कुछ चीज होगी, उसको कहना मुश्किल है। उसका कोई ज्यादा संदर्भ मैंने नहीं देखा। तो इसका मतलब है कि उस समय जो वर्चस्व इस इन चीजों पर अपर कास्ट का था, ऊंची जातियों का था, वो उसी तरह का बना रहेगा जब तक उपनिवेशवाद नहीं आया, अंग्रेजों ने दूसरी तरह की व्यवस्था लागू नहीं जी, की। तब तक न तो जी, इस तरह की कोई चेतना थी उस समाज में, और ना ही जी, राजा महाराजा उस तरह से सोचते थे, इसलिए शिवाजी ने भी नहीं सोचा कि उनसे अपेक्षा इस तरह की नहीं की जा सकती है। इस अब ये मैं दूसरे सवाल पर आ रहा हूँ कि जो राजकाज होता है उसको चलाने के बहुत पैसा चाहिए होता है, और जी, ऐसा संभव नहीं है कि रैयत से लगान जो मिलती है उसके आधार पर राजा महाराजा अपनी विलासिता को भी बरकरार हम्म, रखें, और इतनी हम्म, बड़ी सेना और फिर जंग और फिर हथियार वगैरह का इंतजाम भी करें। तो ये हम्म। कैसे होता था, और शिवाजी ने ऐसे ये कैसे किया? देखिए, एक इसमें कहा जा सकता है कि जहां तक विलासिता का सवाल है, वो शिवाजी महाराज उससे काफी दूर थे। उसमें ये बात निश्चित रूप से कही जाती है कि उन्होंने ज्यादा जो ध्यान दिया, वो अपने प्रजा के और अपने राज्य के विस्तार की बातों पर ख्याल किया। और दूसरा, मैं केवल शिवाजी के बारे में नहीं, ज्यादातर राजाओं का ये पैटर्न था, ये तरीका था कि वो पड़ोस के क्षेत्र में जाकर लूट मार करते थे। और इसमें शिवाजी कोई अपवाद नहीं थे। उसकी दो घटनाएं हम आज चर्चा कर सकते हैं, और उसमें कुछ अच्छी बातें भी देख सकते हैं, और लूट मार का पहलू तो उसमें है ही। एक बार तो शिवाजी महाराज की सेनाएं बसीन, ये जो बंबई के पास है, कल्याण, उसके वहां आक्रमण करने, लूट मार करने गई। और लूट मार में संपत्ति तो लूटते ही हैं सैनिक, और उसी के साथ साथ वो कल्याण के सूबेदार की पुत्र वधू, जो बहुत सुंदर थी, उसको भी साथ में उठाकर लाए। और जो सेनापति इसका इंचार्ज था, जो उसने ये सब लूट मार की, अब संपत्ति तो रख ली, संपत्ति तो ले आए, और ये सुंदर औरत को उन्होंने शिवाजी महाराज को भेंट के रूप में देने की कोशिश की। वहां शिवाजी महाराज बहुत तमतमा गए, गुस्से से तमतमा गए, और पूरे आदर के साथ उन्होंने कहा, ये महिला मेरी माता के समान है, आप जहां से इसको लाए हो वहां उसको पूरे आदर के साथ वापस उसके घर छोड़कर आइए। तो ये लूटमार तो है, राजाओं की लूटमार के बारे में तो कोई शंका नहीं है कि उनकी फौजें लूटमार करती थी। तो ये उसका एक उदाहरण है कि शिवाजी का खर्चा जो थोड़ा साम्राज्य का था, उसका एक आधार लूटमार भी था। अब इसमें ये जो लूटमार की घटना कल्याण में है, हम देखते हैं कि उनका स्त्रियों के प्रति आदर। और इसी में मैं जोड़ दूं कि जो शिवाजी महाराज के युद्ध विरोधियों से हुए, उसमें जो युद्ध बंदी थे, वो युद्ध बंदियों में स्त्री और बच्चों को छोड़ देते थे कि भाई ये युद्ध बंदी नहीं है, ये स्वतंत्र है। अच्छा, तीसरी बात मैं लूटमार के बारे में कहना चाहता हूँ कि खैर, अब महाराज तो अपने राज्य का विस्तार की बात कर रहे थे, और उस समय औरंगजेब का वो जो पूरा इरादा था कि दक्षिण पर भी राज्य किया जाए, तो इसके लिए दोनों में एक प्रकार का संघर्ष चलता रहा। तो सूरत उस समय जो बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र था, जो औरंगजेब के कब्जे में था, जिसमें बहुत सारे, मैं कल्पना करता हूँ बहुत सारे हिंदू व्यापारी भी थे, दूसरे भी लोग होंगे। तो शिवाजी महाराज ने दो बार सूरत पर लूट मार की, और उसका वर्णन बाल सामंत की किताब में मिलता है कि 10 दिन तक, पहली बार जब वो गए, 10 दिन तक बहुत लूटमार चली, और वहां से वो इतनी संपत्ति लाए जिसको अगर उस समय के अंदाज में भी करीब 1 करोड़ की संपत्ति कही कही जा सकती है। सोना, चांदी, आभूषण और कैश मिलाकर इतनी बड़ी संपत्ति वो वहां से लूट कर लाए पहली बार। पर एक बात याद रखिए, इसके बावजूद
उन्होंने अपनी सेना को निर्देश दिया था कि आप किसी पवित्र स्थान को नष्ट नहीं करेंगे। आपके हाथ में अगर कुरान आती है तो पूरे आदर के साथ इस्लाम को मानने वाले को दे दीजिए। क्रिश्चियनिटी तो खैर उतनी नहीं थी, पर मैंने पिछली बार भी बताया, उन्होंने फादर एम्ब्रोस के आश्रम को सुरक्षा प्रदान की। तो यहाँ भी सूरत की लूटमार में भी हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटना हुई। तो ये दो मुख्य लूटमार की घटनाएं हैं। तीसरा है कि उनकी सेना एक बार बंगाल तक गई, और बंगाल तक भी उनका मिशन वही था कि या तो जीतें या फिर लूट मार करके वापस आए। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो थोड़ा सा एक उसमें और पहलू जोड़ना चाहता हूँ कि स्त्रियां और सेना, इनका संबंध ये कोई धर्म के आधार पे नहीं है, ये जेंडर का सवाल है। और पहले भी सेनाएं इस प्रकार का काम करती थी, हर जगह से इस प्रकार का काम करती थी। पर शिवाजी महाराज ने यहाँ एक मैं तो कहूंगा कि उनके समय के हिसाब से काफी एक क्रांतिकारी सोच था कि महिलाओं पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। अब आप और मैं तो इस कृत्य की बहुत सराहना करेंगे, पर जो सांप्रदायिक तरीके हैं, उन्होंने इसकी बहुत आलोचना भी की। जैसे खास तौर से एक ही, वैसे मैं राजनीति को इसमें नहीं लाना चाहता, पर सावरकर जी ने अपनी बिल्कुल। रचनाओं में लिखा कि शिवाजी महाराज ने उस कल्याण की स्त्री को छोड़ दिया, ये उनकी उदारमत नीति हिंदुओं के लिए अच्छी नहीं थी। क्योंकि मुसलमान तो यही करते थे कि उनके हिसाब से मुसलमान हिंदू स्त्रियों का अपमान करते थे। वैसे मेरे हिसाब से स्त्रियों का अपमान तो किया जाता था, पर उसका आधार धर्म नहीं था। वो हिंदी स्त्री हो, मुसलमान स्त्री हो, जो सेना के हाथ पकड़ में आ गई, उसका होता था। खैर, सावरकर की आलोचना जो है, वो भी एक सांप्रदायिकता का प्रतीक है, और दूसरे प्रकार के सांप्रदायिक लोग भी इसको इसी प्रकार से देखते हैं। जी मैंने पढ़ा है कि जिस तरह से शिवाजी को महाराष्ट्र में माना जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है, वैसा बंगाल और गुजरात के इलाकों में नहीं किया जाता है। तो क्या इसकी यही वजह थी कि उन इलाकों में शिवाजी की सेनाओं ने जिस तरह की लूटपाट की, इस वजह से उनके मन में शिवाजी के प्रति वो भाव नहीं है जो महाराष्ट्र में? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराष्ट्र में मुख्य रूप से है क्योंकि यहाँ के प्रजा ने उनके राज्य के फायदे देखे। महाराष्ट्र के भाग में, पूरा महाराष्ट्र इस क्षेत्र, जी इन प्रकार की सीमाएं तो नहीं थी, पर इसलिए महाराष्ट्र में तो उनके लिए, जैसे ज्योतिराव फुले ने पोवाड़ा लिखा, और बाद में चलकर बहुत सारे उत्सव होते हैं। पर ये आपकी बात सही है, क्योंकि सूरत में जो बाल समंत की किताब बताती है कि लूट मार का जो वर्णन है वो काफी भयंकर है, और लूट मार में कोई सीमाएं नहीं देखी गई। उसमें कोई मरता है, किसी की जान जाती है, तो इसलिए गुजरात में तो इस प्रकार का उनके बारे में भावना रहना थोड़ा मुश्किल है। बंगाल में भी यही है, बंगाल में भी उनकी सेना गई दूर तक और वहां लूट मार करके आई। और ये लूट मार में केवल वहां के राजाओं की और जमींदारों की संपत्ति नहीं जाती, आम लोगों को भी उसमें नुकसान होता है। तो ये इस कारण से सूरत में और गुजरात के क्षेत्रों में और बंगाल के क्षेत्रों में उतने आदर से उनको नहीं देखा जाता। ये बात आपकी सच है। तो इस तरह की लूटपाट के लिए हम जब गजनवी या दूसरे जो आक्रमणकर्ता थे बाहर के, उनको जी दोष देते हैं कि इस तरह की लूट करते हैं, तो हमारे यहाँ भी उस तरह के राजा, और केवल शिवाजी महाराज नहीं बल्कि और भी राजा इसी तरह की लूटपाट करते होंगे, इसी तरह से अपनी सेनाओं के लिए धन जुटाते होंगे, साम्राज्य का विस्तार करते होंगे। तो ये उस जी समय की एक एक तरह से रवायत थी, जी शासन चलाने की और अपना राज्य विस्तार करने की। ये एक तरह सा एक तरीका था। जी जी जी। तो बिल्कुल सही है। इसमें भी जैसे देखिए, महमूद गजनवी का आपने उल्लेख किया, कभी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। पर महमूद गजनवी जो आया वो सोमनाथ आया, क्योंकि सोमनाथ के मंदिर में उसके हिसाब से 20,000 सोने के दीनारों के बराबर की संपत्ति थी। बहुत धनी मंदिर था। और उसको रास्ते में मदद जो की, आनंद पाल नाम के एक हिंदू राजा ने मदद की। और महमूद गजनवी की सेना में भी जो 12 सेनापति थे, उसमें से 5 सेनापति हिंदू थे, तिलक, सोंधी, हरजान, राय और हिंद। और वहां सोमनाथ को जीतने के बाद भी उन्होंने एक हिंदू राजा को अपना प्रतिनिधि बनाया, और वहां संस्कृत
में सिक्के चलाए, यानी सिक्के जो थे उन पे जो इंस्क्रिप्शंस थे, वो लिखावट थी, वो संस्कृत की थी, भले ही वो गजनी ने उस पे अपना अधिकार दिखाया। तो इस प्रकार से बहुत सारे राजाओं को गौरवान्वित किया जाता है या उनको खराब दृष्टि से प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हर चीज में हम धर्म का एंगल डाल देते हैं। और यहाँ मैं छोटी सी एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रक्रिया चालू हुई, इस पे हमने चर्चा नहीं की है। तो ये जो इसको कहते, अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी। कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास को धर्म के नजरिए से देखना। और इसकी शुरुआत भारत में अंग्रेजों ने की। जेम्स मिल की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1818 से हुई, और 1857 की लड़ाई, जिसमें बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बाकी लोग, तात्या साहब टोपे, नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, हिंदू मुसलमान मिल के लड़े। उसके बाद अंग्रेजों ने इस नीति को गहरा कर दिया, कम्युनल हिस्टोरियोग्राफी की। तो इतिहास की घटनाओं को राजा के धर्म से जोड़कर देखा जाने लग गया। वो बात यहाँ भी है, वो बात पाकिस्तान में भी है। यानी एक सिक्के का आप बदल दो तो दूसरा तरफ आपको पाकिस्तान में दिख जाएगा। तो ये यहाँ दुर्भाग्य है कि इन चीजों को हमने धर्म के नजरिए से देखने की शुरुआत की है। और धर्म को फिर राष्ट्रवाद से भी जोड़ दिया गया। एक उसमें एक राष्ट्रवादी नजरिया, संकुचित राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद के भी कई प्रकार हैं, लेकिन एक बहुत ही संकुचित जो धर्म आधारित या नस्ल आधारित राष्ट्रवाद है, वो इस तरह से इतिहास की व्याख्या करता है और चुनिंदा तथ्यों का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति को पुष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये हम आज के समय में भी अपने देश में होता देख रहे हैं। पर इसमें मैं एक आपको अपवाद भी बता दूं कि सभी इतिहास की समझ इस प्रकार से नहीं थी। जैसे दो मैं व्यक्तियों का नाम लूंगा, एक तो मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। आपको आश्चर्य होगा कि हिंद स्वराज किताब उनकी जो मशहूर है इतनी, पर हिंद स्वराज में 2 पेज में वो ये बात कहते हैं कि भाई मुसलमान राजाओं का साथ हिंदुओं ने भी दिया, हिंदू राजाओं के साथ मुसलमान भी थे। वो हिंद स्वराज का वो पृष्ठ इतने लोकप्रिय क्यों नहीं है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। जब मैंने खुद पढ़ा तो मैंने बड़ा आश्चर्य में देखा, महात्मा गांधी इतिहासकार के रूप में और सरल तरीके से कह रहे हैं कि इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। मुसलमान राजा की प्रजा के रूप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। हिंदू राजा की प्रजा के रूप में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। और खैर जवाहरलाल नेहरू तो इसको और भी आगे ले जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, जब वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं और ये बात करते हैं, वो अपनी परंपराओं को भी सिर पे रखते हैं और साथ साथ यही बताते हैं कि बहुत सारी परंपराएं मिलजुल कर बनी, और वो जो मिलजुल कर परंपराएं बनी वो एक भारत की पहचान का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। तो इसमें यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ इतिहास को देखने के 3 तरीके हैं। एक तो धर्म पे आधारित, जिसके नाम पे आजकल राष्ट्रवाद भी चल रहा है। दूसरा ये कम्युनल, दूसरा जो गांधी नेहरू के हिसाब से किया जाता है। और तीसरा अभी एक लोकप्रिय हो रहा है सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी। इसका हिंदी अनुवाद अच्छा कर सकेंगे। सबऑल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी में हम इतिहास को देखते हैं दलितों के नजरिए से, आदिवासियों के नजरिए से, महिलाओं के नजरिए से, मजदूरों के नजरियों से। तो वो एक सबऑल्टर्न हिस्ट्री जो विकसित हो रही है वो बहुत स्वागत के योग्य है, और उससे हम बहुत कुछ सीख कर अपने समाज को एक सही दिशा निश्चित रूप से दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो समय था, जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया, उन परिस्थितियों में बहुत ही उन्होंने अपनी जनता का, अपनी प्रजा का ख्याल रखा और कोशिश की कि उनका शोषण, दमन, अत्याचार कम से कम हो। लेकिन वो चूंकि उस दौर का एक चलन था कि अपने राज्य को मजबूत करने के लिए दूसरे राज्यों को लूटना है, वहां की प्रजा को लूटना है, तो वो भी काम उन्होंने किया। ये एक पूरे इतिहास को अगर आप इस फ्रेम में देखेंगे तभी आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। और अब इस एपिसोड में तो आज इतना ही। मैं दर्शकों से फिर से 2 निवेदन करना चाहूंगा। एक तो ये कि इस वीडियो को आप खुद देखें, दूसरों को दिखाएं, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेह दूर हो, उनके इतिहास की समझ थोड़ा बेहतर हो। और दूसरा मेरी गुजारिश ये है दूसरी कि अगर आपके मन में इस एपिसोड को देखकर भी सवाल उठ रहे हैं, संदेह उठ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में उन्हें जरूर दर्ज कराएं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलता हूं। डॉक्टर राम पुनियानी जी साथ में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।